आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हितोपदेश के कुछ अन्य श्लोकों का अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें विद्या की आवश्यकता का कथन किया जा रहा है, विद्या का महत्व बताया जा रहा है और विद्याहीन की निंदा की जा रही है और मूर्ख की निंदा के बारे में बताया जा रहा है। तो देखेंगे हम क्रमशः श्लोक नंबर 39 देखेंगे। मात्र पितृ कृताभ्यासो गुणाम एति बालकः न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। यहाँ पर प्रसंग है कि इसमें विद्या की आवश्यकता का कथन किया जा रहा है। विद्या की आवश्यकता क्या है, क्यों है? मात्र पितृ कृताभ्यासो गुणामेति बालकः। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, मात्र पितृकृताभ्यासः बालकः गुणिताम् एति न गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, गर्भच्युतिमात्रेण पुत्रः पंडितः न भवति। अब आप देखेंगे अनुवाद किस प्रकार से होगा। जैसे हमने अन्वय किया है उसी के क्रम से हिंदी अनुवाद किया जाता है। मात्र पितृकृताभ्यासः बालकः गुणाति एति। माता पिता द्वारा कराए गए अभ्यास वाला बालक ही गुण को यानी निपुणता को प्राप्त करता है। मात्र पितृकृताभ्यासो, माता पिता द्वारा कराए गए अभ्यास वाला बालक गुण को प्राप्त करता है, निपुणता को प्राप्त करता है। न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। गर्भ से उत्पन्न होने मात्र से ही कोई पुत्र पंडित नहीं होता है। अर्थात कवि ये बताना चाहता है, कवि का एक कथन है कि जो माता पिता अपने बालक को विद्याभ्यास कराते हैं, जो बैठ कर के नियमित बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं, तो ऐसा बालक ही शास्त्रीय ज्ञान में निपुणता प्राप्त करता है। माता के गर्भ से उत्पन्न हो जाने मात्र से ही कोई बालक पंडित या विद्वान नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि विद्या जो है एक अर्जित धन है। विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जन्म देने मात्र से ही कोई बालक विद्वान नहीं हो सकता। उसे विद्वान और पंडित बनाने हेतु माता पिता को अध्ययन कराना पड़ता है, माता पिता को उनको समय देना पड़ता है, विद्याभ्यास करवाना पड़ता है, शिक्षा देनी होती है। तो यहाँ इस श्लोक के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है? विशेष बात यह है कि माता पिता जो हैं वो बालक के प्रथम शिक्षक होते हैं। सबसे पहले सिखाने वाला कौन है बालक को? माता पिता। इसलिए माता पिता को सिखाने पर, उनके द्वारा अभ्यास कराए जाने पर ही बालक पंडित होता है, शास्त्रीय ज्ञान में निपुण हो सकता है। सिर्फ जन्म लेने मात्र से कोई पंडित नहीं हो जाता। अब देखेंगे अगला श्लोक, श्लोक नंबर 40। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। यहाँ पर विद्या का महत्व बताया जा रहा है। प्रसंग क्या है? विद्या का महत्व। अन्वय इस प्रकार है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना निर्गंधा किंशुका इव न शोभन्ते। रूप तथा यौवन से संपन्न, रूप यौवन संपन्ना, रूप तथा यौवन से संपन्न, विशाल कुल संभवा तथा विशाल कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या विहीन व्यक्ति, विद्याहीना यानी कि विद्या विहीन व्यक्ति न शोभन्ते, शोभित नहीं होते हैं। कैसे? निर्गंधा इव किंशुकाः, जैसे गंध रहित किंशुक के पुष्प। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। रूप तथा यौवन से संपन्न तथा विशाल कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या व्यक्ति शोभित नहीं होते हैं, जैसे कि गंध रहित किंशुक के पुष्प। यहाँ पर कवि
विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अत्यंत रूपवान है, रूप वाला हो सकता है, यौवन वाला हो सकता है, युवावस्था से युक्त है, कोई रूपवान है और वह उच्च कुल में भी उत्पन्न हुआ हो सकता है। तो मतलब रूप वाला भी है, युवा भी है, उच्च कुल में पैदा हुआ है, परंतु वह विद्या से रहित है, तो वो मतलब उसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कोई विवेक ज्ञान अर्जित नहीं किया, तो उसे समाज में शोभा नहीं मिलती, समाज में उसका सम्मान नहीं होता अगर वो विद्या से रहित है। भले ही वो रूपवान है, युवा है, ऊंचे कुल में जन्मा है, लेकिन विद्या से रहित है तो उसे समाज में कोई शोभा या सम्मान प्राप्त नहीं होता। अब इसका उदाहरण बताते हुए कहा है, कैसे? जिस प्रकार से सुंदर, लालिमा युक्त और मनोहर होने पर भी गंध रहित होने के कारण किंशुक का पुष्प यानी पलाश का पुष्प शोभा नहीं दे पाता, तो उसको लोग पसंद नहीं करते। पलाश का फूल या किंशुक का फूल जो होता है बहुत लाल लाल, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन लोग उसे तोड़ के नहीं लाते। क्यों? क्योंकि उसमें कोई गंध ही नहीं है, कोई गुण ही नहीं है। तो तात्पर्य है कि रूप, यौवन तथा उच्च कुल में संपन्न होने पर, उत्पन्न होने पर भी विद्या रहित व्यक्ति उसी प्रकार से उपेक्षित होता है जैसे कि सुंदर किंतु गंध रहित पलाश का पुष्प। पलाश के पुष्प या किंशुक के फूल की उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि चाहे कोई व्यक्ति भले ही बहुत रूपवान हो, बहुत युवावस्था से संपन्न हो, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, फिर भी अगर विद्या से रहित है तो वो उपेक्षित रहेगा, समाज द्वारा उसे कोई सम्मान प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ श्लोक के माध्यम से विशेष बात क्या समझाई गई है कि विद्यावान ही शोभित होता है। यहाँ पर इस तथ्य की प्रतीति कराई है। इसमें कुछ शब्द आए हैं, रूप, यौवन। रूपम च यौवनम च ताभ्याम संपन्ना, तृतीया तत्पुरुष है। रूप और यौवन से संपन्न। विद्याहीना विद्यया हीना इति, तृतीया तत्पुरुष। निर्गंधा निर्गतः गंध येभ्य ते, जिससे गंध निकल चुकी है, निकल गई है, गंध है चली गई है, उसे कहा है निर्गंधा। यह बहुब्रीहि समास है। अब अगला श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 41। पुस्तकेषु च नाधीतं गुरुसन्निधो न शोभते सभा मध्ये जारगर्भ इव स्त्रियाः। यहाँ पर विद्याहीन की निंदा की जा रही है। प्रसंग क्या है? विद्याहीन की निंदा। इसका अन्वय इस प्रकार है, येन पुस्तकेषु न अधीतं गुरुसन्निधो च न अधीतं स्त्रियाः जारगर्भ इव सभा मध्ये न शोभते। पुस्तकेषु च न अधीतं, जिसने पुस्तकों में अध्ययन नहीं किया, न अधीतं गुरु सन्निधो, और जिसने न गुरु के समीप बैठकर कोई अध्ययन किया, न पुस्तकों में अध्ययन किया, पुस्तकों के द्वारा अध्ययन किया, न गुरु के पास बैठकर कोई अध्ययन किया। न शोभते सभा मध्ये जार गर्भ इव स्त्रियां, तो वह व्यक्ति स्त्री के जार पुरुष से उत्पन्न संतान के समान, पर पुरुष से उत्पन्न संतान के समान समाज में शोभित नहीं होता। तो कवि कह रहा है, विद्या रहित व्यक्ति की तुलना किससे कर रहा है? वर्णशंकर संतान के साथ करता हुआ कवि बता रहा है, कवि कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिसने अपने गुरु के चरणों में बैठकर विद्या अध्ययन नहीं किया, उस व्यक्ति की विद्वानों की सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं होती है जिस प्रकार किसी स्त्री के जार पुरुष से उत्पन्न वर्णशंकर संतान की। तात्पर्य है कि समाज में जो है जार संतान को सम्मान प्राप्त नहीं होता, उसको है दृष्टि से देखा जाता है, उसी प्रकार से विद्या रहित व्यक्ति को भी सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को विद्या उपार्जन करना चाहिए। उदाहरण कुछ भी दिया है, लेकिन तात्पर्य क्या है
कि व्यक्ति को विद्या का उपार्जन करना चाहिए, तभी उसको समाज में सम्मान मिलेगा। अब देखेंगे अगला श्लोक, श्लोक नंबर 42। मूर्खो अपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः तावच्च शोभते मूर्खो यावत् किंचिन्न भाषते। प्रसंग है कि यहाँ पर मूर्ख की निंदा की जा रही है। प्रसंग में क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत श्लोक में मूर्ख की निंदा की जा रही है। अन्वय, वस्त्रवेष्टितः मूर्ख अपि तावत् सभायां शोभते मूर्खः तावत् च शोभते यावत् किंचित् न भाषते। मूर्खो अपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः। वस्त्रवेष्टित मतलब उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित, बहुत अच्छे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति मूर्ख भी सभा में सुशोभित होता है। अच्छे कपड़े पहन के कोई गया है तो सभा में जाएगा तो भले वो मूर्ख होगा तो भी देखने में तो अच्छा लगेगा, सुशोभित होगा, अरे कोई अच्छा व्यक्ति आया है। मूर्ख तब तक ही सुशोभित होता है, तावच्च शोभते, तब तक ही शोभित होता है मूर्ख, यावत् किंचिन न भाषते, जब तक कि वह कुछ बोलता नहीं है। तो कवि क्या कहना चाहता है? कवि यहाँ पर मूर्ख की निंदा करते हुए कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति उत्तम वस्त्रों से सुशोभित होकर सुसज्जित होकर सभा में जाता है तो उन वस्त्रों के कारण सभा में वह मूर्ख व्यक्ति सुशोभित होता है। लोग समझते हैं बहुत कोई विद्वान पंडित आया है, अच्छी सभा चल रही है, ये भी कोई विद्वान आ गया है, इस प्रकार से उसको देखने लग जाते हैं कि वो अच्छे कपड़े पहनकर आया है। परंतु वह मूर्ख व्यक्ति तब तक ही किसी सभा में शोभा प्राप्त कर सकता है जब तक कि वह अपने मुख से कुछ भी बोलता नहीं है। जैसे ही वो कुछ बोलता है वैसे ही मूर्खों के, विद्वानों के सामने उस मूर्ख की मूर्खता प्रकट हो जाएगी और फिर सब उसका अनादर करने लग जाएंगे। सब कहेंगे अरे देखने में तो ऐसा था और क्या निकला, उसको आता क्या है, ऐसा है ऐसा है, इस तरह से उसकी बातें करेंगे, उसका अनादर प्रकट करेंगे। तो यहाँ पर मूर्ख की निंदा की जा रही है कि मूर्ख जो है भले ही कपड़े अच्छे पहन के जाए, बड़ी लीपा पोती कर ले, लेकिन उसकी मूर्खता पकड़ में आई जाती है। सभा के बीच में मूर्ख व्यक्ति शोभा प्राप्त नहीं करता, इसलिए यहाँ पर मूर्ख का अनादरत्व प्रकट किया गया है। मूर्ख का अनादर होता है, इस बात को बताया है। तो अनादर होता है तो इससे आपको क्या करना है? मूर्ख नहीं रहना है, मूर्खता से ऊपर उठना है, विद्वान बनना है। समझ गए? ठीक है बेटा, धन्यवाद।